Good afternoon to everyone present here with us today. Hope everyone is staying safe and staying home. Apollo CBCC Cancer Care Ahmedabad has taken an initiative to promote Cancer Mukh Jeevan for every individual. We have with us Dr. Chirag Amin, Consultant Radiation Oncology at Apollo CBCC Cancer Care Ahmedabad. Good evening, sir. Good evening. Thank you for your valuable time, and I hope that you're doing well. Yeah. So, sir, please share something about you and what you exactly do at Apollo CBCC Cancer Care. Actually, I'm a consultant radiation oncologist over here at Apollo CBCC Cancer Care in Apollo Hospital, Gandhinagar, Bhat. So we are treating patients of cancer with the help of radiotherapy. Okay. So, can you please tell us कि exactly radiotherapy होता क्या है? रेडियोथेरेपी एक्चुअली अगर उसका ट्रांसलेशन गुजराती या हिंदी में किया जाए तो गुजराती में शेक और हिंदी में सिक्का वैसे बोलते हैं, बट एक्चुअली रेडिएशन का मतलब कोई ऐसा कहीं नहीं है। उसका जो मेन ट्रांसलेशन अगर किया जाए तो उसका विकिरण सारवार ऐसे हम बोल सकते हैं। विकिरण सारवार में क्या होता है कि जैसे एक्सरे से या गामा रे से ट्रीटमेंट होता है और उसमें जैसे हम एक्सरे एप्लीकेशन करते हैं उसी तरह से उसमें एक्सरे का यूज किया जाता है। उसमें हाई एनर्जी एक्सरे होते हैं जिसकी मदद से हम कैंसर के सेल को डैमेज करके उसके डीएनए को डैमेज करके कैंसर को क्योर कर सकते हैं और उसकी फर्दर रिकरेंस प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके। सो इस थेरेपी का ड्यूरेशन कितना टाइम होता है, मतलब इस ट्रीटमेंट के लिए कितना ड्यूरेशन चाहिए रहता है? जनरली जो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन है वो अराउंड 10 to 15 मिनट्स होता है डेली और उसका टोटल जो सेशंस होते हैं इट डिपेंडिंग ऑन दी एम हम किसके लिए रेडियोथेरेपी कर रहे हैं। अगर ट्यूमर को क्योर करने के लिए रेडिएशन दे रहे हैं तो वो अराउंड 30 to 33 रेडिएशन होते हैं, 35 रेडिएशन होते हैं। तो 5 days a week होता है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ। ऐसे हफ्ते में 5 दिन डेली पेशेंट को आधे घंटे के लिए रेडिएशन सेंटर में आना होता है ट्रीटमेंट के लिए। तो ट्रीटमेंट लगभग 6 से 7 हफ्ते तक चलता है। अगर ट्रीटमेंट एडजुवेंट सेटअप में है यानी रेडिएशन सर्जरी के बाद में दिया जाता है तो अराउंड 6 वीक का ट्रीटमेंट होता है। और समटाइम्स पेशेंट अगर एडवांस स्टेज में है, चौथे स्टेज में है, जिसको अगर पेलिएशन के लिए रेडिएशन दिया जाता है तो वो सिंगल सिटिंग का या 5 सिटिंग का या 10 सिटिंग का भी होता है। ओके। सो इज रेडियोथेरेपी क्योरेटिव, मतलब इसमें कौन से टाइप के कैंसर्स ट्रीट हो सकते हैं? बेसिकली हम देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो हमारे कैंसर के पेशेंट होते हैं, मोर देन 90% पेशेंट्स जो है उनको रेडिएशन की जरूरत पड़ती है। और जैसे आपने पूछा कि रेडिएशन से क्या क्योर हो सकता है, तो हाँ डेफिनेटली रेडिएशन इज अ क्योरेटिव ट्रीटमेंट। अर्ली स्टेज में काफी सारे कैंसर ऐसे होते हैं जिसको सिर्फ रेडिएशन की वजह से रेडिएशन की मदद से क्योर किया जा सकता है। समटाइम्स हमको थोड़े अगर लोकली एडवांस स्टेज है तो उसमें कीमोथेरेपी भी साथ में ऐड करना होता है रेडिएशन के साथ में। तो कीमो रेडिएशन दोनों साथ में करने से काफी सारे कैंसर क्योर हो जाते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल में अगर बोला जाए तो हेड एंड नेक कैंसर है, तो हेड एंड नेक कैंसर में रेडिएशन और कीमो का लगभग 6 से 7 वीक का कोर्स होता है और उससे हम अर्ली स्टेज कैंसर एज वेल एज लोकली एडवांस स्टेज कैंसर जो है उसको क्योर कर सकते हैं। वैसे दूसरे काफी सारे ट्यूमर्स हैं, जैसे ब्रेन ट्यूमर है, लंग कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, गर्भाशय के मुख का जो कैंसर है, ईसोफेगस का यानी अन्न नली का जो कैंसर है, फेफड़े का कैंसर है, ये सारे कैंसर जो है उनको रेडिएशन और कीमो की मदद से हम क्योर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली रेडियोथेरेपी इज अ क्यूरेटिव ट्रीटमेंट और सेफ भी है। पूरा ट्रीटमेंट लगभग 6 से 7 हफ्ते में खत्म हो जाता है। अभी काफी सारे ट्रायल्स नए हुए हैं जिसमें हम उसका ड्यूरेशन भी कम कर सकते हैं। तो समटाइम्स अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में होता है उस हिसाब से अलग अलग टेक्निक्स जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, उसमें हम सिंगल फ्रैक्शन में या 5 सिटिंग में भी ट्रीटमेंट करके रेडिएशन की मदद से काफी सारे ट्यूमर को क्योर कर सकते हैं। सो जैसे कि रेडियोथेरेपी थोड़ा एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट हो जाता है, तो इसके क्या ये कोई पेशेंट पे कभी साइड इफेक्ट्स छोड़ता है?
डेफिनेटली देखिए, मेडिसिन में हर एक ट्रीटमेंट का, हर दवाई का साइड इफेक्ट के साथ में साइड इफेक्ट होता है। अगर कीमोथेरेपी दे या दूसरी मेडिसिन, हम अगर पैरासीटामोल भी लेते हैं तो उसका भी साइड इफेक्ट होता है। वैसे ही रेडिएशन में भी साइड इफेक्ट होता है। तो रेडिएशन में साइड इफेक्ट जहाँ पे जो एरिया का ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे कि बॉडी के किस पार्ट का ट्रीटमेंट किया जा रहा है रेडिएशन से, उसके हिसाब से उसका साइड इफेक्ट्स होता है। जैसे कि अगर हम फेस पे या गले पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो पेशेंट को जो बाहर की स्किन का कलर है वो थोड़ा चेंज होता है, डार्क होता है। गले में या मुंह में टेस्ट में चेंज होता है, थूक चिकना गाढ़ा आता है। गले में खाने में थोड़ी दिक्कत होती है, गले में और मुंह में थोड़े छाले पड़ते हैं। तो उसकी वजह से खाने पीने में थोड़ी दिक्कत पेशेंट को होती है। वैसे ही अगर पेशेंट को अगर ट्रीटमेंट एब्डोमेन के भाग में या पेल्विस के भाग में किया जा रहा है, जैसे कि गर्भाशय के मुख का कैंसर है, उसका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वैसे पेशेंट में इंटेस्टाइन्स जो है, यूरिनरी ब्लैडर है यानी पेशाब की थैली का भाग है, मल मार्ग वाला एरिया है, तो इंटेस्टाइन है यानी आंतियां है, ये सब रेडिएशन के फील्ड में आते हैं। तो जो भी पार्ट बॉडी का रेडिएशन के फील्ड में आएगा उसके रिलेटेड उसका साइड इफेक्ट होता है। तो अगर पेल्विस के भाग में, एब्डोमेन में हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो पेशेंट को समटाइम्स ये लूज मोशंस हो सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन बढ़ सकती है, समटाइम्स उनको पाइल्स वगैरह एनलार्ज हो सकता है, यूरिन में बर्निंग जैसा हो सकता है। तो ये सब उसकी साइड इफेक्ट्स है। बट ये सारी साइड इफेक्ट्स जो है रेडिएशन की ग्रेजुअली डेवलप होती है, धीरे धीरे। जैसे कुछ कुछ वीक के हिसाब से, जैसे थर्ड या फोर्थ वीक में ये सब साइड इफेक्ट चालू होती है। और जैसे ट्रीटमेंट खत्म होता है, तो ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद रिकवरी स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी जो साइड इफेक्ट्स है वो टेम्पररी है, यानी ट्रीटमेंट के दौरान डेवलप होती है और ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद 4 से 6 हफ्ते के अंदर सब वापस ठीक हो जाता है। तो पेशेंट को काफी सारा डर रहता है ये साइड इफेक्ट की वजह से कि रेडिएशन में बहुत सारी साइड इफेक्ट होगी। हम कुछ पेशेंट को तो ऐसा भी लगता है कि रेडिएशन से हम मर जाएंगे, सिकाई में तो करवाना ही नहीं चाहिए, हमको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन उनको ये जान लेना जरूरी है कि ये सारी जो साइड इफेक्ट्स है वो ट्रीटमेंट के दौरान धीरे धीरे डेवलप होती है, और ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद ग्रेजुअली विद इन 6 to 8 वीक्स वो सारी नॉर्मल हो जाती है। तो उनसे काफी सारी रिकवरी भी मिल जाती है। तो ट्यूमर भी क्योर हो जाता है और साइड इफेक्ट्स भी रिकवर हो जाती है। तो साइड इफेक्ट्स रेडियोथेरेपी की जो है उससे डरने की जरूरत नहीं है। um, लेकिन अगर टेक्नोलॉजिकली हम लोग एडवांस अगर धीरे धीरे जब हम होने लगेंगे, तो क्या रेडियोथेरेपी की ये जो साइड इफेक्ट्स है वो रिड्यूस हो सकती है क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने के लिए? डेफिनेटली देखिए, टेक्नोलॉजी का ये युग है और टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट हुआ है उसका असर रेडिएशन थेरेपी में भी पड़ा है। 20-30 ईयर्स बैक बहुत सिंपल तरीके से ट्रीटमेंट करते थे, जिसकी वजह से काफी सारी साइड इफेक्ट्स होती थी, जिसको हम कम नहीं कर सकते थे किसी भी हिसाब से। बट अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी सब डेवलप हुई है जिसका उपयोग रेडिएशन थेरेपी में किया जाता है। तो नई टेक्नोलॉजी है जिसको हम इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी बोलते हैं, जिसके अलग अलग फॉर्म्स है, जिसमें रैपिड आर्क या वी मैट बोलते हैं जिसको, और इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी, साइबर नाइफ है, स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी, स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी, ये सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो इसका यूज करके हम जो क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड, करोड़रज्जु वाला एरिया है, आंख का भाग है, जो थूक बनाने वाली ग्रंथि है, पैरोटिड ग्लैंड है, किडनी का भाग है, जो सारे सेंसिटिव है, ब्रेन का है, ब्रेन स्टेम का भाग है, ये सारे सेंसिटिव और क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो रेडिएशन के फील्ड में अगर आते हैं और उनको अगर जरूरत से ज्यादा डोज मिलता है तो उसको डैमेज हो सकता है और उसके रिलेटेड काफी सारी साइड इफेक्ट्स हो सकती है। लेकिन साथ साथ में ये भी देखना जरूरी है कि ट्यूमर को क्योर करने के लिए सर्टेन डोज हमको देना ही पड़ेगा। कुछ लिमिट तक तो हमको पहुंचना ही पड़ेगा कि अगर उतना डोज जाएगा ही तो ही ट्यूमर क्योर हो सकता है। लेकिन उतना डोज अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर को मिले तो उसको काफी सारा डैमेज हो सकता है और परमानेंट डैमेज भी समटाइम्स हो सकता है। तो ट्यूमर को पूरा डोज देना है और साथ में क्रिटिकल स्ट्रक्चर को डोज कम भी करना है। तो ये जो है चीज हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की हेल्प से कर सकते हैं, और उसकी वजह से अभी इतना फायदा हुआ है कि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी इंप्रूव होती है। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी हम उसका साइड इफेक्ट्स कम कर सकते हैं, एज वेल एज ट्रीटमेंट के बाद जो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स है उसके, वो भी बहुत सारे कम हो सकते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी इंप्रूव हो जाएगी। तो जैसे हमने बाद में डिस्कस किया था प्रीवियसली, जैसे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें सिंगल सिटिंग में या 4 सिटिंग में या 5 सिटिंग में भी ट्रीटमेंट होता है, जिसको अभी
स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी बोलते हैं, SBRT, जिसमें रेडिएशन का हाई डोज है वो फोकस करके सिर्फ ट्यूमर वाले एरिया को ही डिलीवर किया जाता है, जिसकी मदद से हम ट्यूमर को हाई डोज दे सकते हैं जिससे वो क्योर हो जाएगा, और बाकी का जो नॉर्मल एरिया है उसका डोज कम कर सकते हैं, जिससे साइड इफेक्ट्स बहुत कम हो जाती है। तो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत फर्क पड़ता है। अभी जैसे मैंने आपको साइड इफेक्ट्स वगैरह जैसे बताए थे कि हेड एंड नेक का एरिया में हम रेडिएशन कर रहे हैं तो पेशेंट को खाने पीने में दिक्कत होती है, पैरोटिड वाले जो एरिया है उसको रेडिएशन मिलने की वजह से पेशेंट को लॉन्ग टर्म मुंह में जो थूक बनने की प्रक्रिया है वो कम हो जाती है, तो उसकी वजह से उनको खाने पीने में भी काफी दिक्कत रहती होती है, और उनके डेंटल प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे होते हैं। जो हम पैरोटिड का डोज ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी है या रैपिड टेक्नोलॉजी है, IGRT है, तो उसकी मदद से हम ये रेडिएशन का जो डोज है ये क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स को कम कर सकते हैं, जिससे पैरोटिड का डोज अगर कम होगा तो वो पैरोटिड ग्लैंड यानी थूक बनाने वाली जो ग्रंथि है वो प्रॉपरली काम करेगी और थूक बनना चालू रहेगा। रिडक्शन होगा तो भी 10-20% रिडक्शन होता है, जो पेशेंट के लिए ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है। तो टेक्नोलॉजी का ये एडवांसमेंट है वो काफी सारा एडवांटेज है पेशेंट के लिए कि ये सारी लेट साइड इफेक्ट्स जो है वो हम कम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का दूसरा फायदा ये भी है कि इसकी मदद से हम पेशेंट को जब फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट करते हैं रेडिएशन की मदद से, उस टाइम में हम जो बाकी का नॉर्मल एरिया है उसका डोज बहुत कम कर देते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर फिर से रेडिएशन थेरेपी की जरूरत पड़ती है तो वो पेशेंट को अगर ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से ट्रीटमेंट किया गया है, जैसे IMRT है या रैपिडाक है या IGRT है, ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अगर ट्रीटमेंट किया गया है तो उसको बाद में भी हम रेडिएशन सेफली डिलीवर कर सकते हैं, और री रेडिएशन यानी जो फिर से रेडिएशन देखिए फिर से ट्यूमर को क्योर करना है, अगर फिर से अगर रिकरेंस हुआ है तो उस केस में भी हम साइड इफेक्ट्स कम करके पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं और क्योर भी कर सकते हैं। इसलिए ये प्राइमरी ट्रीटमेंट यानी फर्स्ट लाइन जो डिसीज है उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अगर ये अनफॉर्चुनेटली अगर पेशेंट को बीमारी वापस आती है कुछ समय के बाद और फिर से हमको रेडिएशन करना है, तो उस टाइम भी अगर हमने पहले जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से ट्रीटमेंट किया हुआ है तो काफी सारा एडवांटेज मिलता है फिर से ट्रीटमेंट करने के लिए, और हम काफी सारी साइड इफेक्ट्स कम करके पेशेंट को क्योर करके क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव कर सकते हैं। राइट। सो सर, जब हम रेडियोथेरेपी के बारे में बात करते हैं तो काफी पेशेंट्स को, जैसे आपने बोला कि पहले से ये एक मिथ रहता है या स्टीरियोटाइप रहता है कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, ये कभी मैं क्योर नहीं हो पाऊंगा, ये हो पाएगा। तो ऐसे कौन से कॉमन मिथ्स है रेडियोथेरेपी के अराउंड जो पेशेंट्स को होते हैं, जो पेशेंट्स आपको यूजुअली पूछते हैं? पेशेंट के दिमाग में, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट को उन्हें देखा हुआ होता है, रिलेटिव्स है या किसी दूसरे पेशेंट को ट्रीटमेंट लिया हुआ है और लोगों ने अब बातें भी की होती है कि ये पेशेंट को ट्रीटमेंट किया तो ऐसा हो गया, ट्रीटमेंट लिया तो ऐसा हो गया। जनरली रेडिएशन से क्या होता है कि हेड एंड नेक का जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, तो हेड एंड नेक कैंसर में अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो उसका जो स्किन का कलर है वो डार्क होता है, यानी थोड़ा ब्लैकनिंग होता है, ब्लैक पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन विल बी देयर, सो कलर थोड़ा उसका डार्क हो जाता है। तो सबको ऐसा लगता है कि इसको तो जला दिया है, इसको सेक कर दिया तो ये जल गया है स्किन, तो सबको ऐसा फील होता है कि जब ट्रीटमेंट हमारा करेंगे तो हमको भी ऐसे जला देंगे और हमको ऐसे या कुछ गर्म करके हमको सेक देंगे या ऐसा होगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो एक्सरे या गामा रेज से ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए भी जो लीनियर एक्सीलरेटर है, जो डिवाइस है, जो मशीन है जिसके ऊपर इसका ट्रीटमेंट होता है, वो भी बहुत कॉस्टली होता है और उसका टेक्नोलॉजी भी एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी होता है। तो उसकी जो एक्सरे जनरेट करने के लिए जो लीनियर एक्सीलरेटर होता है उसका, तो ये रेडिएशन जो है वो एकदम प्रिसाइसली डिलीवर होता है और कैलकुलेटेड डोज में होता है। तो अभी जो ये मिथ्स उनको, जैसे ये स्किन काला हो गया है तो उनको ऐसा लगता है पेशेंट को, तो ये तो हमको जला देंगे, सेक कर देंगे तो हमारा स्किन काला हो जाएगा तो हमेशा के लिए काला ही रहेगा, तो ऐसा नहीं होता है। स्किन जो है डार्कनिंग होता है वो धीरे धीरे पील ऑफ होके नया हो जाता है और स्किन का कलर भी वापस नॉर्मलाइज हो जाता है। काफी सारी अभी लोकल एप्लीकेशन की क्रीम्स भी अवेलेबल है जिसकी मदद से हम ये साइड इफेक्ट भी उसका कम कर सकते हैं।
बेसिकली ये रेडियोथेरेपी का टेम्पररी साइड इफेक्ट है और ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद वापस ठीक हो जाता है। तो पेशेंट उसी वजह से डर जाता है और पेशेंट को ऐसा लगता है कि हमको ये जला देंगे, सेक कर देंगे, तो हमको नहीं करवाना है। समटाइम्स पहले के ज़माने में जैसे हम रेडियोथेरेपी डिलीवर करते थे तब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी और उस टाइम जो रिसर्च भी इतना अच्छा नहीं था कि जिसमें रेडियोथेरेपी का प्रॉपरली यूज़ किया जाता था। तो ट्रीटमेंट में मेन सर्जरी या कीमोथेरेपी दी जाती थी और रेडिएशन वाले पेशेंट जो है, जो लास्ट स्टेज में है, अगर उसको रेडिएशन दिया हो, तो कुछ पेशेंट्स ऐसे उनके रिलेटिव ऐसे हो कि जिसको चौथे स्टेज में था, पेलिएशन के लिए या तकलीफ कम करने के लिए रेडिएशन दिया गया हो और रेडिएशन के बाद में कुछ समय के बाद में वो मर गए हो, तो सबको ऐसा लगता है कि रेडिएशन देने से मर गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रेडिएशन देने से कोई आदमी ऐसे मर नहीं जाता है अनटिल अनलेस कुछ दूसरी प्रॉब्लम से उनकी साथ में चल रही हो या दूसरा प्रॉब्लम हो, तो ही पेशेंट को ऐसा इफेक्ट होता है, लेकिन रेडिएशन से कभी आदमी मरता नहीं है। तो रेडिएशन देने से कोई मर जाएगा, ये भी सोचने, ये जो मिथ्स है दिमाग में लोगों के, ये भी गलत है। लोगों को ऐसा भी लगता है कि इलेक्ट्रिक करंट देंगे या झटका देंगे हमको रेडिएशन में, तो ऐसा भी नहीं होता है। दूसरा चीज ये है कि रेडिएशन जो है वो, हाँ, डेफिनेटली लॉन्ग ट्रीटमेंट है, उसकी वजह से पेशेंट को तकलीफ होती है। लॉन्ग टाइम डेली उनको आना पड़ता है, तो 6-7 हफ्ते या 1.5-2 महीने के लिए पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए आना पड़ता है। वो इसका ड्रॉबैक है कि रेडिएशन के लिए पेशेंट को ये इतना लंबा समय आना पड़ रहा है। लेकिन जैसे कि हमने बताया अभी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी काफी सारी नई आई है जिसकी वजह से हम शॉर्ट कोर्स में ट्रीटमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। काफी सारे नए ट्रायल्स भी हुए हैं, रिसर्च हुआ है कि जिसमें ये भी अभी प्रूव किया गया है कि अगर जैसे ब्रेस्ट कैंसर है तो उसमें पहले हम 25 सिटिंग या 30 सिटिंग्स देते थे। जो भी लेटेस्ट 10 ईयर्स 20 ईयर्स के जो ट्रायल्स हुए उसके हिसाब से उसमें हम 15 सिटिंग्स में भी रेडिएशन खत्म कर सकते हैं। तो अभी जो 6 हफ्ते का ट्रीटमेंट था वो ये 3 हफ्ते का हो गया है। तो ट्रीटमेंट भी अभी शॉर्टर इंटरवल हो गया है, तो वो भी अभी प्रॉब्लम नहीं है पेशेंट के लिए। और दूसरी भी फीलिंग जैसी ऐसे पेशेंट की होती है कि जैसे उनको ये इलेक्ट्रिक करंट जैसा झटका दिया जाएगा या गर्म किया जाएगा, तो वो भी सब गलत है। तो ये सारे जो मिथ्स है रेडिएशन के बारे में पेशेंट के कि हमको ऐसे ट्रीटमेंट किया जाएगा, वो सारे गलत है और उनको रेडिएशन से डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सेफ टेक्नोलॉजी है रेडिएशन। अभी तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जमाने में रेडिएशन डिलीवरी और उसका प्लानिंग इतना प्रिसाइसली होता है कि हम मिलीमीटर का एक्यूरेसी रखते हैं ट्रीटमेंट डिलीवरी के लिए और ट्रीटमेंट प्लानिंग में भी, ताकि पेशेंट को कम से कम साइड इफेक्ट हो और हम ट्यूमर को क्योर कर सके। और हमारा एम यही होता है कि पेशेंट कैंसर से मुक्त हो जाए, जिसके लिए हम रेडिएशन, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, सर्जरी, सारी मोडालिटीज का कंबाइंड यूज भी करते हैं। अर्ली स्टेज में रेडिएशन अलोन या रेडिएशन प्लस कीमोथेरेपी से हम क्योर कर सकते हैं। कुछ लोकल एडवांस स्टेज हैं तो उसमें हम सर्जरी भी, और सर्जरी करने के बाद रेडिएशन देके उसको हम लंबे समय के लिए कंट्रोल में रख सकते हैं या क्योर कर सकते हैं। काफी सारे ऐसे डिसीज भी है कि जिसमें इवन इन इमेटोलॉजिकल डिसीज जिसमें सिर्फ कीमोथेरेपी दिया जाता है, जैसे कि ल्यूकेमिया है, तो उसमें भी ब्रेन में रिकरेंस प्रिवेंट करने के लिए वहां पे भी रेडिएशन काम करता है। तो ऑलमोस्ट सारी मैलिग्नेंसी में, सारे कैंसर में, चाहे वो हिमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी हो, सॉलिड ट्यूमर हो, रेडिएशन का एक इम्पोर्टेंट रोल है। और रेडिएशन के बगैर किसी पेशेंट को काफी सारी मैलिग्नेंसी में क्योर नहीं किया जा सकता है। तो रेडिएशन इज अ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कैंसर थेरेपी और उसका कहीं ना कहीं कैंसर में ट्रीटमेंट के लिए यूज करना ही पड़ता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट विल नीड रेडियोथेरेपी एट एनी स्टेज। सो वो डिफरेंटली उसका एम क्या है उसके हिसाब से रेडिएशन का यूज किया जाता है। और रेडिएशन से डरने की जरूरत नहीं है। रेडिएशन सेफ टेक्निक है और पेशेंट का ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट भी सेफली और विथ लिटिल साइड इफेक्ट्स हम कर सकते हैं और लेटर ऑन पेशेंट को भी काफी सारी साइड। Sir, last question. How is Apollo CBCC Cancer Care the best for people uh, who are looking for cancer screening, diagnosis and treatment? देखिए, अपोलो में हमारे पास, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कैंसर का ट्रीटमेंट बेसिकली 3 अभी थेरेपीज अवेलेबल है, जैसे कि रेडिएशन, कीमोथेरेपी और सर्जरी। तो हमारे पास बेस्ट सर्जन्स हैं जो कैंसर में वेल ट्रेन्ड है, जिन्होंने प्रॉपरली ट्रेनिंग ली हुई है। कुछ सर्जन तो यूएस में भी ट्रेनिंग ले चुके हैं और यूएस से पास आउट है, तो उनका एक्सपीरियंस भी काफ़ी साल का है। कुछ यहाँ अहमदाबाद के जो जीसीआरआई में से पास आउट है, टाटा मेमोरियल से पास आउट है, ऐसे काफ़ी सारे जो वेल ट्रेन्ड सर्जन हैं
मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने वेल नोन सेंटर से ट्रेनिंग ली हुई है। जैसे हम रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है तो उन्होंने भी वेल नोन सेंटर से ट्रेनिंग ली हुई है, प्रॉपर्ली ट्रेंड है और मोर देन 10-15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है कैंसर का पेशेंट ट्रीट करने में। तो ये पूरी टीम हम मल्टी डिसिप्लिनरी टीम एज ए हम काम करते हैं। जैसे कि पेशेंट का ट्यूमर बोर्ड होता है, सारे केस का डिस्कशन होता है कि किस केस में हमको कैसे ट्रीटमेंट करनी होगी, उसका स्ट्रेटेजी पहले दिन से डिसाइड हो जाता है। उसका स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस के लिए भी हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं कि अर्ली स्टेज में हम डायग्नोसिस कर सके, ताकि पेशेंट को अगर अर्ली स्टेज में पिकअप किया गया तो वो कैंसर क्योर करना हमारे लिए ईजी होता है और पेशेंट के लिए भी कम से कम ट्रीटमेंट में और कम से कम साइड इफेक्ट में हम पेशेंट को क्योर कर सकते हैं, तो पेशेंट के लिए भी बेनिफिशियल है। तो प्रिवेंशन और स्क्रीनिंग एक कैंसर का भी कैंसर ट्रीटमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर प्रिवेंशन के लिए और स्क्रीनिंग के लिए हमने प्रॉपरली अगर काम किया है तो पेशेंट को हम कैंसर से बचा भी सकते हैं और अर्ली स्टेज में पिकअप करके क्योर भी कर सकते हैं। तो ये सारी डायग्नोसिस, स्क्रीनिंग, ये दोनों फैसिलिटी वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज जो है इंडिया में, जहाँ जहाँ पे भी जो सेंटर्स हैं, जो बेस्ट सेंटर्स हैं, उनके पास जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो सारी फैसिलिटी हमारे पास है। ट्रीटमेंट के लिए जैसे मैंने बताया कि हमारे पास बेस्ट सर्जन्स हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। एज ए टीम हम काम करते हैं, ट्यूमर बोर्ड डिस्कशन होता है पेशेंट का, पहले से ही प्री डिफाइंड प्लान होता है कि पेशेंट का कैसे हमको ट्रीटमेंट करना है, ट्यूमर बोर्ड डिस्कशन होता है और उसी के हिसाब से, और बेसिकली ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है तो हम विदाउट एविडेंस कोई काम नहीं करते हैं। जो इंटरनेशनल गाइडलाइन या नेशनल गाइडलाइन में बताया गया है कि पेशेंट का कैसे ट्रीटमेंट करना है, उससे डेविएट ना होके हम प्रॉपरली उसका एज पर गाइडलाइन प्लान करते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है कि मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं ये ट्रीटमेंट करूंगा, किसी दूसरे डॉक्टर को ये अच्छा लग रहा है तो वो ऐसे ट्रीटमेंट करेगा, तो वैसा नहीं होता है। कैंसर में स्पेसिफिक गाइडलाइन होती है कि किस पेशेंट का कौन से डिसीज का कौन से स्टेज में कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है अकॉर्डिंग टू द एविडेंस और रिसर्च, उसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं और हम लोग मिल के काम करते हैं ताकि पेशेंट को बेस्ट ट्रीटमेंट हम लोग दे सके। और हर एक फील्ड का, जिसमें ये जैसे मेडिकल ऑन्कोलॉजी है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी या क्या सर्जरी है, तो ये तीनों फील्ड का बेस्ट यूटिलाइजेशन करके और पेशेंट को बेस्ट रिजल्ट हम दे सके। तो इसी तरह से हम लोग काम करते हैं। टेक्नोलॉजी का जैसे मैंने बताया आपको रेडियोथेरेपी में कि हमारे पास ये जैसे IMRT, स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी, स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी, इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी, वीमेट, रैपिडार्क, ये सारी जो फैसिलिटीज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की है वो सारी हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास 2 लीनियर एक्सीलरेटर है जिससे हम ये सारी टेक्नोलॉजी यूज करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ में रेडिएशन का दूसरा भी एक टाइप है जिसको ब्रेकीथेरेपी बोलते हैं, इसको इंटरनल रेडिएशन बोलते हैं, जिसमें ट्यूमर के अंदर हम रेडिएशन, ट्यूमर के अंदर एप्लीकेटर लगा के हम रेडिएशन डिलीवर करते हैं, जिससे हाई डोज हम विथ कम साइड इफेक्ट्स हम दे सकते हैं। तो ब्रेकीथेरेपी का भी जो फैसिलिटी है वो वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी हमारे पास है और उसका भी हमको काफी 15-20 साल का एक्सपीरियंस है और काफी सारे पेशेंट्स हमने ट्रीट किए हैं ब्रेकीथेरेपी से भी। जो ब्रेकीथेरेपी काफी सारे ट्यूमर्स में ट्रीट किया जाता है, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, एनल कैनाल है, रेक्टल कैंसर है, इसोफेगस है, लंग है। तो ये सारे जो ट्यूमर्स हैं, ये सारे ट्यूमर्स में ब्रेकीथेरेपी से भी ट्रीटमेंट हो सकता है अलॉन्ग विथ एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी। जैसे हमने आपको बताया कि लीनियर एक्सीलरेटर से हम ये अलग अलग टेक्निक यूज करके ट्रीटमेंट करते हैं, वैसे ब्रेकीथेरेपी भी कंबाइन करके हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं और बेस्ट रिजल्ट हमको मिल सकता है। तो ब्रेकीथेरेपी का भी फैसिलिटी हमारे पास अच्छा है। हमारे पास वेल ट्रेन्ड मेडिकल फिजिसिस्ट है जो रेडिएशन का प्लान करने के लिए कैपेबल है और काफ़ी सारे सालों का अनुभव है उनको भी। तो एज अ टीम हम काम करते हैं और रेडिएशन कैंसर का, अगर हमको कैंसर पे जीत पानी है या कैंसर के से क्योर करना है पेशेंट को, तो टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे टीम वर्क होगा और प्रॉपरली यूटिलाइज होगा, वहाँ पे बेस्ट रिजल्ट मिल सकते हैं। Totally agree with you, sir. Teamwork is so important. I think we can take up a few user questions for the day now. Sure. The first question is from Darshan. उनका question ये है कि will I be able to live a normal life during therapy? जैसे मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग रेडियोथेरेपी
आप जो रूटीन आपका वर्क है वो कर सकते हैं, लेकिन जैसे ट्रीटमेंट की वजह से जो साइड इफेक्ट होती है वो ग्रेजुअली डेवलप होता है, वो सेकंड थर्ड वीक के बाद में धीरे धीरे ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट्स आना चालू होता है। तो जैसे कि अगर हेड एंड नेक का कोई हेड एंड नेक कैंसर का कोई पेशेंट है, उसको हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो 2-3 वीक के बाद में उनको मुंह में छाले पड़ेंगे या गले में छाले पड़ेंगे, तो उस दौरान उनका थोड़ा इंटेक जो है, फूड इंटेक, वो कम हो जाता है। तो उसकी वजह से उनको समटाइम्स वीकनेस जैसा लगता है। तो उस केस में फिर उनको थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी है वो तो कर सकते हैं, लेकिन कोई दूसरा हेवी वर्क या दूसरा काम वो लोग नहीं कर सकते हैं। रूटीन एक्टिविटी में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन और डाइट मेंटेन किया गया तो। तो उसके लिए काफ़ी सारे दूसरे भी रिसोर्सेज़ अवेलेबल है, जैसे कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम राइस ट्यूब इंसर्ट कर देते हैं पेशेंट को, या पैग ट्यूब इंसर्ट करते हैं, जिससे वो डाइट एडिशनली दे सकते हैं अलोंग विद द ओरल सप्लीमेंट। वो राइस ट्यूब से या पैग ट्यूब से भी खाना ले सकते हैं, तो उनका एनर्जी वगैरह लेवल मेंटेन रहता है। तो उसकी वजह से वो ड्यूरिंग रेडियोथेरेपी आल्सो दे कैन लिव नॉर्मल लाइफ। बट बिकॉज़ ऑफ द साइड इफेक्ट्स काफ़ी ड्यूरिंग रेडियोथेरेपी, तो साइड इफेक्ट की वजह से थोड़ा बहुत उनको दिक्कत रहती है, तो थोड़ा तकलीफ तो पड़ता है, लेकिन ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद वो वापस धीरे-धीरे नॉर्मलाइज़ हो जाता है और बैक टू नॉर्मल लाइफ वो आ जाते हैं। Okay. The next question is by James. Is radiation therapy painful? नॉट एट ऑल पेनफुल। जैसे मैंने आपको बताया था कि रेडिएशन का जो ट्रीटमेंट है वो पेनफुल नहीं है। रेडिएशन में एक्सरे या गामा रेज यूज़ किया जाता है, तो जैसे हम एक्सरे या सीटी स्कैन करते हैं, उसी तरह से रेडिएशन का ट्रीटमेंट होता है। लेकिन रेडिएशन का जो इफ़ेक्ट होता है उसकी वजह से जो टिश्यू है उसमें थोड़ा-सा इन्फ्लेमेशन आता है, यानी थोड़ा सूजन जैसा अंदर होता है, फिर धीरे-धीरे वो सूजन कम भी हो जाता है। तो समटाइम्स किसी पेशेंट को या अगर ऐसे स्ट्रेचिंग पेन या ऐसा फ़ील हो सकता है, लेकिन जैसे इतना पेनफुल नहीं होता है कि रेडिएशन में उनको जैसे नीडल इंसर्ट कर दिया हो या कुछ इंजरी हुई हो, ऐसा पेनफुल नहीं होता है। माइल्ड स्ट्रेचिंग पेन हो सकता है, लेकिन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट कोई पेन नहीं होता है। जस्ट लाइक एक्स-रे और सीटी स्कैन ऐसा ही होता है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि रेडियोथेरेपी पेनफुल है। लेकिन जैसे साइड इफ़ेक्ट हुआ, जैसे मुँह में छाले पड़े या ऐसा हुआ, तो खाने-पीने के दौरान थोड़ा वहाँ से अगर पास होता है फूड, तो उनको थोड़ा जलन या पेन हो सकता है। तो दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ द साइड इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन, नॉट बिकॉज़ ऑफ रेडिएशन। तो इतना पेनफुल भी नहीं होता है, और बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिससे हम पेन वगैरह उस टाइम कम कर सकते हैं। तो वो साथ में यूज़ करके रेडिएशन थेरेपी, क्योंकि जैसे ट्रीटमेंट करना है, मैंने बताया कि कुछ भी ट्रीटमेंट आप करेंगे तो साइड इफेक्ट तो होगा ही। लेकिन उसके साथ में हमको ये भी, हमारा फर्स्ट एम ये है कि पेशेंट को कैंसर से क्योर करना है। फिर सेकंड एम ये आता है कि उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन रहे, साइड इफेक्ट कम हो। तो फर्स्ट एम हमारा जो है उसके लिए हमको उतना डोज़ जो रेडिएशन का देना वो ज़रूरी है। तो थोड़ा साइड इफ़ेक्ट तो पेशेंट को होता ही है, लेकिन इतना भी तकलीफ नहीं होता है ज जिससे डर के पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए। The next question is by Ashutosh Vyas. Does radiology lead to hair loss? हेयर लॉस हो सकता है, जिस एरिया में हम रेडिएशन देंगे उस एरिया का जो जैसे कि हमने हेड एंड नेक में दिया है, तो हेड एंड नेक में जैसे मुस्टैच है या जो दाढ़ी बनाते हैं, तो दाढ़ी के जो बाल होते हैं वो रेडिएशन से जाते हैं, उन्हें एपिलेशन हो जाता है। अगर सर पे दिया गया रेडिएशन, तो वहाँ पे भी रेडिएशन से सर के बाल जा सकते हैं। लेकिन वो टेम्परेरी है, फिर वो वापस रिकवर हो जाता है। इट विल टेक अराउंड 8 टू 10 मंथ्स, 8-10 जैसा महीने जैसा लगता है। उसके बाद में धीरे-धीरे वो हेयर वापस आने लगते हैं। तो हेयर लॉस होता है रेडिएशन की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं कि पेशेंट को पेट पे रेडिएशन दे रहे हैं और सर के बाल जाएँगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि रेडिएशन लोकल ट्रीटमेंट है, तो जहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे उसी एरिया पे उसका इफ़ेक्ट होगा। तो सर पे अगर ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं रेडिएशन, और चेस्ट पे या पेट पे कर रहे हैं एब्डोमेन में, तो वहाँ वहाँ पे अगर हेयर होंगे तो वहाँ पे हेयर लॉस हो सकता है, लेकिन सर के बाल नहीं जाते हैं। Okay. The next question is by Drushi. Are there any consequences of missing a treatment session? जनरली ये रिकमेंडेड है कि पेशेंट का रेगुलरली ट्रीटमेंट हो। जैसे मैंने बताया, मंडे टू फ्राइडे 5 डेज़ इन वीक, कैसे पूरा ट्रीटमेंट का जो कोर्स है 6 टू 7 वीक्स का क्यूरेटिव ट्रीटमेंट का कोर्स, वो अगर रेगुलरली ऐसे किया जाए तो बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है।
लेकिन समटाइम्स क्या होता है बिकॉज ऑफ द साइड इफेक्ट्स, और अगर पेशेंट के साथ में कीमोथेरेपी भी चल रहा है और अगर उसके न्यूट्रोपेनिया हुआ या WBC काउंट कम हो गए, तो कुछ लेवल से ज्यादा कम हो जाते हैं तो हमको फिर रेडिएशन भी स्टॉप करना पड़ता है रिकवरी होने तक। तो वो उस टाइम फिर रेडिएशन का थोड़ा ब्रेक होता है। लेकिन अगर पेशेंट का ज्यादा ब्रेक नहीं हुआ है, वी एक्सपेक्ट 7 to 10 डेज का अगर ब्रेक है तब तक चलता है। अगर लंबा ब्रेक होता है तो उसका रिजल्ट पे फर्क पड़ सकता है। इसलिए बेटर यही है कि रेडिएशन का ट्रीटमेंट कंटिन्यूस चलता रहे, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ, ऐसे 5 days a week। तो पूरा कंटिन्यूस अगर विदाउट ब्रेक ट्रीटमेंट चलता है तो अच्छा है। लेकिन अगर कुछ वजह से, अगर कोई साइड इफेक्ट्स की वजह से या पेशेंट का टॉलरेंस नहीं है और पेशेंट मिस करता है, तो कुछ लिमिट तक चलता है, लेकिन उसके बाद में फिर पेशेंट का रिजल्ट पे असर पड़ सकता है। इसलिए रेकमेंडेड यही है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट रेगुलर और विदाउट ब्रेक हो। The next question is by Manoj Kumar Parmar. Blood cancer is one of the side effects of radiation therapy. ऐसा जरूरी नहीं है कि रेडिएशन देने से ब्लड कैंसर हो जाएगा। काफी सारे रिपोर्ट्स हैं जिसमें ये मेंशन किया गया है कि कुछ कीमोथेरेपी की साइड इफेक्ट्स की वजह से और रेडिएशन की साइड इफेक्ट्स की वजह से लेस देन 0.1% पेशेंट को हो सकता है। लेकिन इट इज वेरी रेयर चांस कि रेडिएशन से ब्लड कैंसर होगा। लेकिन बहुत कुछ केसेस डॉक्यूमेंट किए गए हैं जिसमें रेडिएशन और कीमोथेरेपी यूज किया गया हो और उसमें लेटर ऑन ब्लड कैंसर डेवलप हुआ हो। लेकिन रूटीन पेशेंट्स में रेडिएशन देने से ब्लड कैंसर हो जाए ऐसा नहीं होता है। लेस देन 0.1% चांस, यानी बहुत रेयर चांस है। Okay. That was a very informative session, doctor. Any final message do you have for our audience? मैसेज तो मैं यही देना चाहता हूँ कि मैं कैंसर में काम करता हूँ, तो मेरा कैंसर रिलेटेड ही मैसेज होगा पेशेंट के लिए कि जो भी सारे कैंसर के पेशेंट्स हैं, कैंसर की ट्रीटमेंट विदाउट डर के, यानी कोई भी ट्रीटमेंट है, देखिए उसमें साइड इफेक्ट होता है, लेकिन अगर पेशेंट डरेगा नहीं, पॉजिटिव माइंड रखेंगे, अगर आप ऐसा सोचेंगे कि हम सारी ट्रीटमेंट कराएंगे और अच्छा भी हो जाएंगे, तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में अगर सारे ट्रीटमेंट आप प्रॉपरली कंप्लीट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ योर फिजिशियन, तो बेस्ट रिजल्ट मिलता है। और कैंसर से डरने की जरूरत नहीं है। कैंसर यानी कैंसर ऐसा नहीं होता है। कैंसर से क्योर हो सकते हैं। काफी सारे पेशेंट्स हमने ट्रीट किए हैं जो 10-10, 20-20 साल पहले हमने ट्रीट किए हैं और अभी भी हमको मिलने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसे काफी सारे पेशेंट भी हमारे पास हैं। ऐसा नहीं है कि कैंसर हुआ तो पेशेंट मर जाएगा या कुछ समय ही जिंदा रहेगा, ऐसा नहीं होता है। कैंसर में भी अब लंबा जिंदगी और विथ क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू दी रिकमेंडेशन ऑफ योर कैंसर स्पेशलिस्ट, आप कैंसर का ट्रीटमेंट प्रॉपरली कराएं। और अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पे बैठे हैं, आप अपोलो में भी आप आके हमको मिल सकते हैं, हमारा गाइडेंस ले सकते हैं। Thank you so much, doctor. Thank you for your time today. And I hope सबको ये live session बहुत ही ज़्यादा informative लगा हो. I think we'll end it for the day. Thank you so much, everyone. Thank you so much.